गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय सोग्राफर। बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th नन हिंदी की स्लैब बुक का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ठेस। इस चैप्टर का नाम है ठेस और इस चैप्टर में ठेस का मतलब ये नहीं है कि रास्ते में चलते चलते कहीं ठेस लग गई या किसी पत्थर से टकरा कर ठेस लग गई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि इस चैप्टर में किसी इंसान के आत्मसम्मान को ठेस लगी है। मतलब इस चैप्टर में किसी इंसान को, किसी इंसान की बातों से, किसी इंसान के रवैये से, किसी इंसान के लहजे से, किसी इंसान के दिल को ठेस लगी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में ठेस का क्या मतलब है। ये जो चैप्टर है ठेस, ये एक कहानी है और इसके जो लेखक है राइटर, वो फनीश्वर नाथ रेणु है। और फनीश्वर नाथ रेणु जो राइटर है वो खुद इस जो ठेस कहानी है इसमें शामिल है। उसमें एक किरदार इनका भी है और इस चैप्टर में कई किरदार हैं, कई पात्र हैं, लेकिन जो मेन पात्र है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सिरचन। ये जो चैप्टर है ठेस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर का जो लास्ट सीन है, मतलब अंतिम सिरा, वो थोड़ा फिल्मी टाइप देखने को मिलेगा। और अब मैं इस चैप्टर को आप लोगों को बहुत ही आसान और शानदार तरीके से समझाती हूँ। उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी का मुख्य पात्र है सिरचन और ये जो सिरचन नाम का आदमी रहता है, इसको गांव के जो किसान है वो किसानों में इसकी गिनती ही नहीं करते थे। खेतों में मजदूरी के लिए कोई सिरचन को नहीं बुलाता था, बल्कि जो गांव के किसान थे और लोग थे वो सिरचन को बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। मतलब बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। और लोगों का मानना था, क्या गाँव के किसानों का मानना था, उनका बोलना था यही कि अगर सिरचन को मजदूरी पर रख भी ले, मजदूरी करने दे खेत में, तो वो तब पहुंचता है जब दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर अपना 1/3 काम कर चुके होंगे। और सिरचन जो है अपने हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा और पगडंडी पर नाप तौल कर पाम रखेगा और धीरे धीरे आता दिखाई पड़ेगा। अगर सिरचन मुफ्त में भी मजदूरी करे तो उससे मुफ्त में भी मजदूरी नहीं लेंगे गाँव के किसान। आज सिरचन को लोग मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह लेते हैं, लेकिन एक समय था सिरचन का जब लोग सिरचन को काफी इज्जत देते थे, काफी सम्मान करते थे उसका। लोग उसे पूछते ही नहीं थे बल्कि उसकी खुशामद करते थे। उसकी जो कारीगरी थी वो सारे इलाके में फेमस थी और जो लोग थे, बड़े बड़े लोग, उसकी कारीगरी के लिए उसके मेढ़ी पर आते थे और वहाँ बड़ी बड़ी लोगों की गाड़ियां बंधी रहती थी और उसे कारीगरी के लिए बुलाया जाता था। अब जानते हैं कि सिरचन किस चीज का कारीगर था, वो क्या बनाता था। तो वो मोती, घास और पटेर की रंगीन शीतल पट्टी, बांस, तितलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंग की रस्सी के बड़े बड़े जाल, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी बनाया करता था। ये इसी तरह के बहुत से काम सिरचन किया करता था। मोती, घास और पटेर की रंगीन शीतल पट्टी एक पतली चटाई को कहते हैं और जो चिक है, चिक मतलब एक झिल्लीदार पर्दा होता है, उसको कहते हैं। और सतरंगे डोर के मोड़े, फिर भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंग की रस्सी के बड़े जाल, फिर हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी, ये सब बनाया करता था सिरचन। लेकिन जो सिरचन के सिवा इस गांव में कोई और लोग या कोई और इंसान ये काम नहीं जानता था। सिरचन जाति का कारीगर था। एक एक मोती पटेर के साथ लेकर बड़े जतन से कुच्ची बनाता और उन कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन लगा देता था। सिरचन के अलावा इस काम को गांव में और कोई नहीं जानता था। कोई इस काम को बनाना जानता ही नहीं था और जो गाँव के लोग थे ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते थे। और जो सिरचन था वो इस काम की मजदूरी नहीं लेता था। मजदूरी में ना अनाज लेता था ना पैसा लेता था, बल्कि भर पेट खाना लेता था। मतलब भर पेट वो खाना खाता था। और खाने में क्या क्या होने चाहिए ये अभी हम लोग आगे जानते हैं। इसमें तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाली दूध, खाने में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें खाने में नहीं हुई, खाने में चिकनाई की कमी हुई, तो जो सिरचन है वो अपने काम में चिकनाई में कमी कर देगा, काम को आधा अधूरा छोड़ देगा और कहेगा कि किसी और दिन आकर कर दूंगा। किसी दिन का मतलब मानो कभी नहीं। जब सिरचन कहीं काम करने के लिए जाता
जाता और वहाँ उसे खाने का अच्छा इंतज़ाम नहीं मिलता या उसके खाने का अच्छा इंतज़ाम नहीं होता तो सिरचन काफ़ी गुस्सा करता और बेइज्जती भी करता। एक बार की बात है जब सिरचन बर्मन टोली के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को बेपानी कर दिया। जब सिरचन बर्मन टोली के पंचानन चौधरी के यहाँ गया, वहाँ दिल लगाकर काम किया, बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन वहाँ खाने का जो प्रबंध था वो अच्छा नहीं था। जो पंचानन चौधरी के छोटे लड़के की जो भाभी थी वो सिरचन को नाखून से काट कर तरकारी परोसी। तरकारी का मतलब होता है सब्जी और नाखून से काट कर का मतलब होता है कम परोसना या दिल से ना देना या सब्जी में कमी कर देना। तो जो पंचानन चौधरी के जो छोटे लड़के की जो भाभी थी वो नाखून से काट कर तरकारी परोसी थी और इमली का रस डालकर कढ़ी बनाई। तो जो सिरचन है वो पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को बेइज्जती करते हुए कहा कि तुम्हारी भाभी ने इमली का रस डालकर कढ़ी बनाना कहाँ से सीखा? ऐसी कढ़ी तो कहार और कुम्हारों की घरवाली बनाती है, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से सीखा? देखिए, कढ़ी में खट्टेपन के लिए दही डाला जाता है और जो पंचानन चौधरी की जो बहू थी, छोटे लड़के की जो भाभी थी, खट्टेपन के लिए दही की जगह इमली का रस डालती। तो वही जो सिरचन है वो पंचानन चौधरी के छोटे लड़के की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम्हारी भाभी ने कहाँ से सीखा इमली के रस डालकर कढ़ी बनाना? ऐसी कढ़ी तो कुम्हार की बीवी बनाती है। सिरचन एक बेइज्जती और करता है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी को सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी। जो भज्जू महाजन की बेटी और सिरचन के बीच बाताबाती हो जाती। जब बाताबाती होती है, भज्जू महाजन की बेटी होती है, वो सिरचन को कहती है कि इतनी बड़ी बात मैं अभी जाकर अपनी माँ को बताती हूँ। तो जो सिरचन रहता है वो कहता है कि बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बड़ी बात होती है। दो पटेल की पटियों का काम सिर्फ खसारे की सत्तू खिलवा कर करवा ले भला, वो तुम्हारी माँ ही कर सकती है। तो जो भज्जू महाजन की जो बेटी रहती है वो खामोश हो जाती है और चुप हो जाती है सिरचन के जवाब सुनकर। इस तरह से अगर सिरचन के खाने के प्रबंध में कोई कमी आ जाती तो वो इसी तरह लोगों की बेइज्जती करते। एक बात थी सिरचन में कि वो जब भी कहीं काम करने के लिए जाता तो उसके काम में अगर जरा सा भी डिस्टरबेंस होती, रुकावट होती तो वो घुमन सांप की तरह फुंकार। ये क्वालिटी थी सिरचन में। और एक बात और थी कि दूध में कोई मिठाई ना दे या ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बात में जरा सा भी झाल हो तो सिरचन को बर्दाश्त। जो सिरचन था उसके जो मुंह में आता था वो बोल दिया करता था, वो अपने दिल में बात नहीं रखता था। सिरचन सादा, सिंपल और पक्की बात करता था। बातों में वो झोल नहीं रखता था। जो उसके मन में जो बात आती वो बोल दिया करता था और अपने मन में कोई बात नहीं रख। एक बार की बात है, लेखक यानी फणीश्वर नाथ रेणु की सबसे छोटी बहन मानू की विदाई हो रही थी। विदाई होने वाली थी मतलब वो पहली बार ससुराल जा रही। तो जो मानू के पति थे उन्होंने मंडली भाभी को खत लिखा और खत में लड़के वालों की मांग थी 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और 2 पटेल की 2 शीतल पाटियां। और ये उनकी चेतावनी थी, उनकी धमकी थी। और उन्होंने खत में ये लिखा था कि मानू के साथ मिठाई का बॉक्स आए ना आए मगर 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और 2 पटेल की 2 शीतल पाटियां होनी चाहिए। और यहाँ चिक का मतलब होता है बांस की तिलियों से बना हुआ एक झीनादार पर्दा, मतलब जालीदार पर्दा। और शीतल पाटियों का मतलब होता है चिकनी और पतली चटाई। और इन चीज़ों की जो मांग है वो खास कर पुराने ज़माने में ज़्यादा होती थी। ये चीज़ यानी चिक और शीतल पाटी सिर्फ और सिर्फ सिरचन ही बना सकता था। तो जो लेखक की माँ रहती है वो कहती है लेखक से, फणीश्वर नाथ रेणु से, कि जाओ और सिरचन को बुलाकर ले आओ। तो जो लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु वो कहते हैं अपनी माँ से कि अगर सिरचन को बुलाना है तो खाने का प्रबंध अच्छा होना चाहिए, तब ही सिरचन अच्छे से काम करेगा और मन लगाकर, दिल लगाकर काम करेगा। एक बात और थी कि सिरचन को सबसे ज़्यादा इज्जत, रिस्पेक्ट लेखक के घर से मिलती थी। तो सिरचन को मानू के विदाई से 1 सप्ताह पहले ही बुला लिया गया था और वह अपने काम में लग गया। अब लेखक की माँ आती है और कहती हैं कि सिरचन को कहती हैं कि काम जरा मन लगा कर करना।
करना, तो मैं तुम्हें एक मोहर छाप वाली धोती दूंगी और ऐसा काम करना कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। तो मैं तुम्हें एक मोहर छाप वाली धोती दूंगी। और उसकी माँ घी के खकोरन लेके आती है तो कहती है सिरचन से कि लो ये घी के खकोरन खा लो, तुम्हें बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। अब जो सिरचन था वो अपने काम में लग गया और छुरी से बांस की तिलियों को काटकर चिक बनाने में जुट गया। तो जिस तरह मन लगाकर सिरचन अपना काम कर रहा था तो लोगों को समझ में आ गया, लेखक के घर वालों को समझ में आ गया कि एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी। और मानू की मंजली भाभी को रहा ही नहीं गया, मतलब उनको बर्दाश्त ही नहीं हुआ और वो बोल पड़ी, मोहर छाप वाली धोती देने से क्या इतनी अच्छी चीज़ बनती है। फणीश्वरनाथ रेणु जो थे वो सुन रहे थे और देख भी रहे थे। तो सिरचन ने जब बात सुनी तो वो फौरन जवाब दिया कड़क अंदाज में और कहा कि मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता भी देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काके की सबसे छोटी बेटी है और जो मानू दीदी का दुल्हा है वो अफसर आदमी है। जिस अंदाज में सिरचन ने मंजली भाभी को जवाब दिया, मंजली भाभी का तो मुंह ही जैसे लटक गया। फिर क्या था, चाची भी स्टार्ट हो गई। चाची जो थी वो मंजली भाभी की सास थी, वो भी बोलने लगी कि बहू किससे बात कर रही है फुसफुसा कर। और फिर वो भी मतलब सिरचन को ताना देने लगी कि मोहर छाप वाली धोती नहीं मूंगिया लड्डू जो कि बेटी के विदाई के समय खाने को मिलती है ना। मतलब सिरचन को ताना देने लगी कि जो मोहर छाप वाली धोती तो मिलेगी ही से, लेकिन उसके साथ मूंगिया लड्डू जो मानू दीदी विदाई होगी उस वक्त उसे खाने के लिए भी तो मिलेगा। इसीलिए सिरचन इतने मन लगाकर और इतनी फैशनेबल और नए फैशन की चीज़ बना रहा है। अब दूसरे दिन सिरचन काम पर आया और दूसरे दिन चिक के पतली बांती में 7 तारे जगमगा उठे। 7 तारे 7 रंग के। अपने काम में इस तरह मगन था सिरचन, उसकी जीभ जो थी वो बाहर आ गई और उसे खाने पीने का भी कुछ ध्यान नहीं था, कुछ याद ही नहीं था कि खाना पीना भी खाना है। अब जो मंजली भाभी है वो सिरचन को कलेवा देती है, यानी सुबह का नाश्ता, और कलेवा में सुबह के नाश्ते में सिर्फ चूड़ा और गुड़ देती है। अब जो सिरचन है वो उसकी नज़र काम करते हुए उसकी नज़र जब चूड़ा और गुड़ पर गई तो उसने जब देखा तो उसके नाक के नीचे 2 रेखाएं खींची तो वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जब उसने देखा कि उसके नाश्ते में कलेवा में चूड़ा और गुड़ है, लेखक जो थे वो अपनी माँ के पास दौड़ कर गए और पूछा कि सिरचन को कलेवा में चूड़ा और गुड़ किसने दिया। शादी वाला घर था, लेखक की माँ ने किचन में पकवान बना रही थी, रसोई घर में वो पकवान बना रही थी और लेखक की माँ जो थी वो कहती है कि मैं कहाँ कहाँ देखूं। और फिर मंजली भाभी से कहती है कि सिरचन को बुंदिया क्यों नहीं देती तुम। जब लेखक की माँ मंजली भाभी को कहती है कि तुम सिरचन को बुंदिया क्यों नहीं देती हो, तो जो सिरचन रहता है वो कहता है कि मैं बुंदिया नहीं खाता हूँ। तो मंजली भाभी जो सिरचन की बात सुनकर और गुस्सा हो गई और क्या किया कि मुट्ठी भर बुंदिया सिरचन को जाकर उसके सूप में फेंक कर चली आई। सिरचन जो था वो भी पानी पीकर बोला, मंजली बहुरानी आपके मायके में मिठाइयाँ भी इसी तरह बांटती हो, मैंने इसी तरह हाथ खोल कर बांटती हैं क्या। अब जो थी मंजली बहुरानी वो रोने लगी और अपने कमरे में चली गई। अब जो चाची थी वो लेखक की माँ के पास गई और जाकर सिरचन की शिकायत कर दी। अब जो मंजली बहू थी वो लेखक की माँ की दुलारी और लेखक की माँ तंतरा कर बाहर आई, मतलब गुस्से में सिरचन को डांटने लगी और कहती है कि तुम यहाँ काम करने के लिए आए हो, तो अपना काम करो, किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो तुम मुझसे कहो। और सिरचन का मुंह लाल हो गया, सिरचन भी गुस्से में आ गया, मगर सिरचन ने यहाँ पर कोई जवाब नहीं दी, लेखक की माँ से कुछ नहीं बोला और चिक बनाने में लग गए। अब जो मानू दीदी थी जिनकी विदाई होने वाली थी, लेखक की छोटी बहन, वो पान सजाकर बैठक खाने की तरफ जा रही। उसमें से एक पान सिरचन को निकाल कर दे और देती हुई बोली इधर उधर देखकर, बोली शादी ब्याह का घर है, घर में 5 तरह के लोग रहते हैं, 5 तरह की किस्म की बातें करते हैं, आप किसी की बातों पर ज्यादा ध्यान ना दो सिरचन भैया, ऐसे करके बोली। जो सिरचन था वो मुस्कुराया और पान का बेड़ा जो था अपने मुंह में ले लिया। अब क्या हुआ कि चाची जो थी अपने कमरे से बाहर आ रही, अपने कमरे से निकल रही थी, सिरचन को पान खाता देख और सिरचन को घूरने लगी और सिरचन बोल पड़ा कि अपनी
डिब्बी से गमकवा जर्दा तो निकाल के खिलाना चाची। अब जो चाची थी वो सिरचन से हमेशा खफा रहती थी। एक मौका मिल गया सिरचन को बात सुनाने का उनको। जैसे सिरचन ने बोला कि अपने डिब्बी से गमकवा जर्दा तो खिलाना, बस चाची जो थी वो खफा हो गई और उन्हें एक बात मिल गया सिरचन को बात सुनाने का। और क्या था, चाची ने सिरचन को डांटना शुरू कर दिया और बोली कि मस्खरी करता है, तेरी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे, और कही कि चटोरा कहीं का। ऐसे बोली तो जो लेखक था उनका भी दिल धड़क उठा, वो भी घबरा गया कि क्या होगा, सिरचन को इतनी बड़ी बात बोल दी है चाची ने। अब जो सिरचन था वो अपना काम रोक दिया, पान को मुंह में पिघलाने लगा और बैठा रहा। एकदम से खड़ा हुआ और फिर अपनी छुरी, हसुआ, जो उसके साथ चीक और शीतल पट्टी बनाने का जो सामान था उसको समेट कर अपने झोले में रखा और अधूरी चीक को देखा और आंगन से चला गया। चाची जी थी वो और बोलने लगी, कहने लगी कि मैंने फ्री में तो थोड़ी ना काम करा रही थी, 8 रुपए वाली मोहर छाप वाली धोती दे रही थी तुम्हें। और जो चाची थी वो कहने लगी कि पैसे खर्च करने पे हजारों चिक मिल जाएंगी। घर के सारे लोग खामोश हो गए, चुप हो गए, मानू भी कुछ ना बोली। अब लेखक की जो माँ थी वो मानू को समझाने लगी कि अपना जी छोटा मत कर बेटी। अब जो सिरचन अपने घर गया तो उसके पीछे जो लेखक थे फणीश्वर नाथ रेणु वो भी गए और उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन जो सिरचन था वो एक फटी हुई शीतल पट्टी पर लेट कर कुछ सोच रहा। लेखक को बोला कि अब नहीं बबुआ, अब नहीं, कान पकड़ता हूँ। सिरचन ने तो नहीं बनाया चिक और शीतल पट्टी, मानू बगैर चिक और शीतल पट्टी के जा रही थी। अब जो लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु कहते हैं, मैं मानू को ससुराल छोड़ने जा रहा था। मानू उस अधूरी चिक को मोड़कर अपने साथ ले जा रही थी। जो चिक को अधूरी छोड़ दी थी उसे मानू मोड़ कर ले जा रही थी अपने साथ। अब लेखक ने सामान स्टेशन पर रखा। अब लेखक जो था वो भी सिरचन पर गुस्सा कर रहा था, उससे भी सिरचन पर गुस्सा आ रहा था और उसका जी चाह रहा था कि चाची के साथ सिरचन को खूब मैं कोसता और कह रहे थे कामचोर, चटोरा। ट्रेन आई, सारा सामान ट्रेन पर लेखक ने रखा। ट्रेन का दरवाजा बंद कर रहे थे, इतने में सिरचन ने आवाज लगी। अब वो प्लेटफॉर्म पर दौड़ता हुआ आ रहा था और जो ट्रेन थी वो स्टार्ट होने वाली थी। लेखक है वो खिड़की से आवाज निकाल कर पूछता है सिरचन से कि क्या हुआ, मैं झिड़की हुई आवाज में पूछता है। सिरचन ने अपने पीठ पर से जो थैला था, जो बैग था, उसको उतारा और पूछा कि मानू दीदी कहाँ है, जरा एक बार देखूं। लेखक ने दरवाज़ा खोल दिया। मानू सिर्फ इतना ही बोली कि सिरचन दादा, और फिर आगे कुछ मानू बोल ही ना सकी। सिरचन ने बैग देते हुए कहा कि ये मेरी तरफ से है, इसमें सारी चीज़ें हैं, चीक है, शीतल पाटी है और एक जोड़ा आसन कुश है। अब जो ट्रेन थी वो चल पड़ी। अब जो मानू थी वो मोहर छाप वाली धोती का दाम देने लगी सिरचन को। अब सिरचन ने हाथ जोड़ दिया, मतलब कि ये मेरे, सिरचन ने कहा कि ये मेरे तरफ से तोहफा है आपके लिए। जो मानू दीदी थी वो सिरचन की मोहब्बत और सिरचन के प्यार को देखकर, अपनायत को देखकर रोने लगी। और जो ट्रेन थी वो भी चल पड़ी। लेखक ने बैग खोलकर देखा तो देखा कि ऐसी कारीगरी थी, ऐसी बारीकी थी उस चिक और शीतल पाटी में जो सिरचन ने मानू दीदी के लिए लाया था। तो जो लेखक थे फणीश्वर नाथ रेणु थे वो देखे कि ऐसी कारीगरी सिरचन ने पहले कभी नहीं बनाई थी, ऐसी बारीकी, ऐसा काम पहली बार देख रहे हैं लेखक। और ये कहानी जो है यहीं पर समाप्त होती है। और ये जो ठेस कहानी है एक स्वाभिमान कारीगर सिरचन की कहानी है जिसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची थी और इसीलिए इस चैप्टर का नाम ठेस रखा गया कि इसमें किसी कारीगर के दिल को चोट लगी थी, किसी कारीगर के आत्मसम्मान को चोट लगी थी। इस चैप्टर से, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी भी इंसान के सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान का सम्मान करना चाहिए। किसी भी इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर, ये कहानी बहुत ही आसान और शानदार तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो से ये जो चैप्टर ठेस है आसानी तरीके से या मज़ेदार तरीके से समझ में आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।